Hello student, this is the next part of the video. In the previous video, we just talked about splitting in crystal field splitting in octahedral complexes. And in this part of the video, we will just talk about the crystal field theory for a tetrahedral complex. This is Jitendra Verma here. देखो बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात की थी कौन से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अब की बार हम जो बात कर रहे हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने डी ऑर्बिटल के अंदर हमने देखा था सर डी एक्स वाई है हमारे पास, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। 5 ऑर्बिटल्स है। इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोगों को पता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये हमेशा इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, यानी अक्ष के मध्य बनते हैं, ठीक है ना। और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये अक्ष के समक्ष बनते हैं, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अक्ष के समक्ष। लेकिन अब की बार जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो अब थोड़ी सिचुएशन थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी और हम ये कर सकते हैं बिल्कुल इन्वर्टेड मामला हो जाएगा। कैसे? इस बार क्या है कि मेटल और लाइगेंड, जब लाइगेंड मेटल पे अटैक करता है तो अब की बार वो कर रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। तो आप खुद ही सोचिए कि ज्यादा रिपल्शन कौन से ऑर्बिटल्स महसूस करेंगे। तो सर निकल के आएगा सर यही जो इन बिटवीन द एक्सिस, जिनके लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस है वही करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा था? T2G था और ये हमारे पास EG था। हालांकि मैं आपको बता दूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम जी वर्ड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते आगे मैं बताता हूं, वीडियो को देखते रहिए। तो देखो हमारे पास अब की बार जो स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल की, वो जस्ट रिवर्स ऑफ द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्यों हो रही है? क्योंकि अब की बार जो इन बिटवीन द एक्सिस जो लॉब्स हैं, जो कि हमारे डी ऑर्बिटल डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं इन कंपैरिजन टू द ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग अ लॉब्स अलोंग द एक्सिस, जिनके लॉब्स अलोंग द एक्सिस हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखते रहना। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जैसे डी ऑर्बिटल है, ये देखिए आप डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स में लिखता हूं 1 2 3 4 5 है। तो इस बार ये जो है ये ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करें तो जिसकी स्प्लिटिंग होगी तो उसकी जो 2 एनर्जी सेट्स बनेंगे हमारे पास, उसके अंदर हायर एनर्जी पर कौन चला जाएगा? ई वाला जो T2G हैज अ हायर एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो 3 ऑर्बिटल्स है व्हिच आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द एक्सिस, जिनके लॉब्स हैं, तो ये T2 ऊपर चला गया हमारे पास और ये E हमारे पास नीचे रहा। तो देखो 2 सेट्स बन रहे हैं। हायर एनर्जी पे कौन गया? ये गया। लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ जो एनर्जी सेपरेशन है हमारे पास, देखो अब की बार हम जो डेल्टा स्प्लिटिंग उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से, या जो सबस्क्रिप्ट T है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। तो जो स्प्लिटिंग और एनर्जी सेपरेशन, ऊर्जा का जो अंतर है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना के अंदर कम है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर नोट्स बनाते रहना। इस बार सर जो विपाटन है, आपने जो विपाटन बताया है डी कक्षकों का विपाटन, वो ऑक्टाहेड्रल संकुल या अष्टफलकीय संकुल की तुलना के अंदर कम है। और वो कितना है कि डेल्टा T बराबर हमारे पास 4/9 डेल्टा O है। तो बच्चों इसको याद रखना, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग कम है अष्टफलकीय संकुल की तुलना के अंदर। दूसरा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो भी हैं हमारे पास वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अधिकतर। क्यों सर? क्योंकि कक्षों की विपाटन की ऊर्जा इतनी अधिक नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन के लिए बाध्य कर सके, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन इज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो एक और बात सामने निकल के आ गई सर, इसके अंदर जो जनरली हमें जो मिलेंगे वो उच्च चक्रण कॉम्प्लेक्स ही मिलेंगे, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखो बच्चों ये जो भी मैंने चीजें बताई आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इसकी स्प्लिटिंग देख लेते हैं कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसी होती है। देखिए इस डायग्राम के अंदर ये है हमारे पास स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो देखो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सिस बन रहे हैं वो अब की बार रिपल्शन प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा जो औसत ऊर्जा से उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ये हमारे पास जो इन अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं उनकी ऊर्जा सामान्य औसत ऊर्जा से उनकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास जो ऊर्जा का अंतर है उसको हमने लिखा है डेल्टा T से। एक चीज आपने बड़ी गौर की कि सर यहाँ आपने जो विपाटन प्रदर्शित किया है वहां T2G यूज नहीं कर रहे आप, यहाँ G तो यूज ही नहीं है, यहाँ पर यहाँ वर्ड G गायब है, यहाँ पर भी G वर्ड गायब है।
वो इसलिए बच्चों देखो जी एक्चुअल में यूज किया जाता है जीरेट, ये एक्चुअल में एक जर्मन वर्ड है, और जर्मन वर्ड का मतलब हो गया सर, इसका मतलब हो गया इवन, और हम ये कहें सर सिमेट्री अबाउट द इन्वर्सन पॉइंट। देखो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं, आप ध्यान से देख, सेम सिमेट्री, या हम ये कहें सेम सिमेट्री अबाउट द इन्वर्सन सेंटर, अबाउट द इन्वर्सन सेंटर, ठीक है। तो देखो जीरेट जर्मन वर्ड है, इवन सेम सिमेट्री अबाउट द इन्वर्सन सेंटर, जो कि टेट्राहेड्रल में, देखो जो कि टेट्राहेड्रल में हमें नहीं मिलती, टेट्राहेड्रल में जो कि नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे जी वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ T2 और E वर्ड यूज करेंगे। तो देखो बच्चों आपको मेरी बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। सर स्प्लिटिंग के अंदर अब की बार देखा तो ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग आपने दर्शाई थी उसके बिल्कुल ये इनवर्स कह सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स है एकदम। वहां हमारे पास इजी और इजी बन रहा था ऊपर उच्च ऊर्जा पे, और निम्न ऊर्जा में हमें T2G देख रहे थे। यहाँ बिल्कुल रिवर्स है। इस स्प्लिटिंग और इस डायग्राम को नोट डाउन कर लेना, पेन और कॉपी लेके बैठना। एवरेज जो डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, हमें इसके अंदर देखो डी टेट्राहेड्रल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर स्प्लिटिंग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के सामने आई। वो ये कि एक तो इसका जो ऊर्जा का विपाटन है, जो एनर्जी जो हम स्प्लिटिंग देख रहे हैं, चाहे डी कक्षों की जो स्प्लिटिंग देख रहे हैं वो अष्टफलक के संकुल की तुलना में कम है। और वो जो डिफरेंस है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, डेल्टा टी 4/9 डेल्टा ओ, इसको ध्यान में रखना, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। और ये स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई होगी क्या है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपने, अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल संकुलों की बात समझ में आएगी, वो चक्रीय संकुल बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कलर, एक चीज देखिए आपने कि वीबीटी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, कलर ऑफ, ये इसका ड्रॉबैक था। अगर हम सीएफटी की बात करें तो सर सीएफटी गिव्स द सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देखो बच्चों पहली चीज तो यहां सुनो सर, सीएफटी जो कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताता है वो किसके आधार पर बताता है। यहां हमारे पास जो भी संकुल यौगिक रंग प्रदर्शन करते हैं वो करते हैं डीडी संक्रमण के कारण। इन इंग्लिश इट इज नोन एज ए डीडी ट्रांजिशन। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेगा द कलर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू, तो द आंसर विल बी डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन का मतलब ये हमारे पास डी ऑर्बिटल हो गया जिसके दो सेट हमें दिखाई देते हैं, T2G और एक EG। जो हायर एनर्जी का है हमारे पास EG है, लोअर एनर्जी का हमारे पास T2G है। यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, समझ रहे हो ना, उच्च ऊर्जा वो सर अनस्टेबल होती है, वापस जब नीचे आएगा तो कलर क्या है, वेवलेंथ के रूप में हमें लैम्डा के रूप में दिखाई देता है। देखो अब पढ़ लेते हैं इसको। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको पता होनी चाहिए। देखो जो भी कोई कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जैसे मैं यहाँ एक कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो जैसे मैं MLX या कुछ भी कहें, या कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो ये मेटल आयन जो भी है हमारे पास वो कलर कब प्रदर्शित करेगा, जब उसके साथ में लिगेंड होगा। लिगेंड होगा तब ही वो कलर प्रदर्शित करेगा। तो देखो पहली चीज होगा, लिगेंड्स आर नॉट प्रेजेंट देन देयर इज नो स्प्लिटिंग, क्योंकि लिगेंड ही नहीं होगा तब स्प्लिटिंग नहीं होगी, और स्प्लिटिंग नहीं होगी तब कक्षों का विपाटन नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा कौन उच्च ऊर्जा है कौन सी निम्न ऊर्जा है। तो पहली चीज हमेशा ध्यान में रखो, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। जो पहली चीज सामने निकलकर वो आई है कि सर कलर शो करने के लिए हमारे पास जो भी मेटल है या धातु आयन है उसके साथ में किसका होना अनिवार्य है, लिगेंड का। क्यों सर, लिगेंड से क्या फर्क पड़ता है, अरे सर डी कक्षों का विपाटन लिगेंड के कारण ही तो होगा, समझ रहे हो, स्प्लिटिंग ही नहीं होगी तो फिर कलर कैसे, हमें कैसे पता चलेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिगेंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर्स। तो देखो ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो लिगेंड्स नहीं प्रेजेंट तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होगी, नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स या मेटल आयन कैसा होगा, कलरलेस, कलरलेस, रंगहीन, रंगहीन। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हमें कॉम्प्लेक्स देखें जिस पर बहुत सारे हमें ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मिलता है, वो है हमारे पास हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन है, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। इसका नोमेनक्लेचर तो आप समझ गए। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास टाइटेनियम का वो है 3d24s2, लेकिन हमें पता है टाइटेनियम यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, सर वो 3+ में है। 3+ का मतलब ये हो गया सर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो हमारे पास आती है 3d1, यानी डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक चीज समझते हैं कि देखो अगर मैं सीधा आपको कहूं टाइटेनियम ये लिगेंड हटा दूं, देखो ध्यान से सुनना सर, ये लिगेंड हटा दूं, देखो ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर ये लिगेंड हटा दें, तो लिगेंड हटा दोगे तो सर टाइटेनियम का सर कोई कुछ नहीं होगा सर, कलरलेस होगा। कलरलेस कैसे बताया आपने, अरे लिगेंड के कारण ही तो डी कक्षक का विपाटन होगा। अगर H2O नहीं होगा इसके साथ, लिगेंड है
तो इसका विपाटन होगा तो हम उच्च ऊर्जा निम्न ऊर्जा के अंदर देखेंगे, डीडी ट्रांजिशन होगा। डीडी ट्रांजिशन होगा तो कलर हमें दिखाई देगा, जो कलर एब्जॉर्ब किया जाता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। अब देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं। इस कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लीजिए, हमारे पास जैसे T2 या 3 ऑर्बिटल यहां हो गए, 1 2 3। अब यहां हम देखते हैं कि सर D1 में हमारे पास D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, ये 3D है जो हमारे पास। तो इसके अंदर जब ग्राउंड स्टेट में है तब ये कौन से एनर्जी सेट में है, T2G के अंदर। जैसे ही इसने एक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की, देखो वेवलेंथ ऑफ, ये सारा खेल जंपिंग का है, तो जैसे ही इसने एक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की तो ये निम्न ऊर्जा से कहां चला गया, उच्च ऊर्जा के अंदर जंप कर गया। अब देखो एक बात सुनो, ये हायर उच्च ऊर्जा में चला तो गया एंड हाई एनर्जी स्टेट में चला तो गया। तो मैं आपको बताता हूं, जितनी भी उच्च ऊर्जा होती है वो हमारे पास क्या होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है, अस्थायी अनस्टेबल इन नेचर है। तो ये वापस निम्न ऊर्जा में आएगा। जब निम्न ऊर्जा में आएगा तो जो इसके पास जो वापस जब निम्न ऊर्जा में आएगा तो जो भी एक देखो इसने क्या किया था, एक वेवलेंथ यानी एक लैम्डा को ग्रहण करके एब्जॉर्ब करके उच्च ऊर्जा में गया। वापस जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये कलर रेडिएशन इमिट करेगा, वही हमें कलर के रूप में दिखाई देगी, और इसका जो कलर होगा वो हमारे पास आता है वॉयलेट निकल। तो देखो इट अपीयर्स टू बी वॉयलेट। मेरे हिसाब से कॉम्प्लेक्स समझ में आएगा सर। निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जंप किया, जंप करने के बाद ये उच्च ऊर्जा में काफी देर तक रह नहीं सकता, क्योंकि इसका नेचर जो प्रकृति होती है वह स्थायी होती है। वापस जब निम्न ऊर्जा में आएगा तो जो हमारे पास एब्जॉर्ब की गई है उसको रेडिएट इमिट करेगा, वो हमें कलर के रूप में दिखाई देगा। जो एब्जॉर्ब की उसका कंप्लीमेंट्री कलर, संगत रंग हमें दिखाई देगा, जो कि है हमारे पास वॉयलेट। इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। तब तक आप बुक के अंदर जो भी दे रखा है उसको याद कीजिए और समझिए। मेरे हिसाब से अब देखो इस चीज के अंदर ये दोनों डी ऑर्बिटल है, इसलिए इसको नाम दिया डी संक्रमण। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी, बड़ा सिंपल है। इसका कलर जरूर ध्यान रखना। एक चीज और नोट करो इसको, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा। ग्रीन येलो कलर इसने एब्जॉर्ब किया था, ग्रीन येलो कलर, और इट्स अपीयर्स टू बी वॉयलेट। तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में कई जगह पर्पल भी दे रखा होता है, पर्पल भी वही कलर है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। वॉयलेट एंड पर्पल ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो आप इसको क्लिक कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपने एप्लीकेशंस के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इस एप्लीकेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें काफी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा लाइटली मत लेना, इसको समझना और प्रयास करना कि इसके सारे क्वेश्चन आप एक भी क्वेश्चन गलत ना हो आपका। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है वो ये है कि सर ये गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के अंदर यूज किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर काफी प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर प्रेजेंस ऑफ है, अगर मैं बात करूं कि सर अगर हम प्रेजेंस ऑफ निकल Na+2 आयन की अगर हमें पहचान करनी हो तो इसलिए डाइमेथिल ग्लाइकोजिम को हम इसके साथ में ऐड करें तो डाइमेथिल ग्लाइकोजिम क्या है, लिगेंड, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। इट गिव्स अ रेड PPT अमोनिकल सॉल्यूशन। देखो पहली चीज आ गई कि सर प्रेजेंस ऑफ Na+2 के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के अंदर हमारे पास काम आता है। अगर जल के अंदर यानी वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो देखो उसके साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एक चीज और समझ में आ गई सर, जो EDTA है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैसे ये किस प्रकार का लिगेंड है, हेक्साडेंटेट है, भूलना मत, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट लिगेंड वे जिसके अंदर 6 दाता परमाणु हो, जो कि मेटल एटम या आयन से 6 दाता परमाणु के साथ उपसहसंयोजक अबंध बनाए, उसको षटतंतु कहते हैं। EDTA एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, इसको ध्यान में रखना। कई बार एक नंबर के एग्जांपल में क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जाता है कि EDTA किस प्रकार का लिगेंड है। दूसरा ये देखो काम क्या आता है, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस। हार्डनेशन ऑफ किसकी सर, जल की। जल की कठोरता के लिए हम किसको यूज करते हैं, EDTA के। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये जो चीज मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ज्यादा पढ़ा जाता है, वो है मेटलर्जी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काफी यूज है। अगर हम Ag यानी सिल्वर, गोल्ड, इनके अगर निष्कर्षण की बात करें जिसके अंदर हम इनका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साइनाइड के साथ, और बाद में हम इसको रिड्यूस कर देते हैं जिंक के साथ। देखो इन मेटलर्जी सिल्वर एंड गोल्ड बाय एडिंग अ जिंक इनटू द देयर साइनो कॉम्प्लेक्स, साइनो कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ जिंक ऐड करके हम क्या करते हैं, इनको रिड्यूस कर देते हैं, सिल्वर और गोल्ड को। एक तरह से ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेहतरीन यूज हो गया कि सर ये सोना चांदी आदि के निष्कर्षण में काम आते हैं। दूसरा देखो जैव तंत्र, इस पे काफी एक नंबर के क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि देखो क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। यानी हम ये कहें कि सर जो क्लोरोफिल है वो हमारे पास मैग्नीशियम का एक उपसहसंयोजक और यौगिक है, बिल्कुल है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो सर हीमोग्लोबिन एक तरह से
आयरन का, Fe का एक उपसहसंयोजक यौगिक है। विटामिन B12 के बारे में ध्यान रखना कि सर ये कोबाल्ट का एक उपसहसंयोजक यौगिक है। ये देखो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर लेना, नोट डाउन करते रहो मेरे साथ में। जैव तंत्र और बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देखा जाए तो सर क्लोरोफिल के अंदर हमारे पास एक मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हीमोग्लोबिन हमारे पास आयरन का है, विटामिन B12 की बात करें सर ये कोबाल्ट का है। अब देखो इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज देखते हैं। अब देखिए इंडस्ट्री की हम जो बात करते हैं तो हमारे पास है क्लोरिडोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन रोडियम। कई बार तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है आपके कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है और क्या काम आता है। आपको नीट वगैरह काफी एग्जाम्स के अंदर मिला होगा, जिसके अंदर एक तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान में रखना है कि सर ये है क्या। तो देखो ट्राइफेनिल फॉस्फिन रोडियम, या मेटल एटम और आयन कौन है, रोडियम है, ध्यान रखना। और ये क्या काम आता है अधिकतर, सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, यानी ये कौन सी प्रक्रिया में काम आता है सर, ये हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। बच्चों इसको जरूर ध्यान में रखना। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने कहा विल्किंसन कैटलिस्ट। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो एक्चुअल में एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरिडोट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फिन रोडियम फर्स्ट, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे ज्यादा एक नंबर के अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार के लिए हम किस प्रकार के उपसहसंयोजक यौगिक का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार के लिए हम जो यूज करते हैं वो है हमारे पास सिस्प्लेटिन, यार ट्यूमर के अंदर भी यूज किया जाता है ये। तो देखो एक नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पता होना चाहिए कि सिस्प्लेटिन जिसको कि हमारे पास ये है, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर। तो देखो ये सारी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एप्लीकेशंस थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उनको हमने पढ़ लिया। अभी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेंगे, तब तक नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।